नमस्कार। भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज बात बिहार की। बिहार में जो पिछले दिनों हुआ आप सब लोगों ने देखा। नीतीश कुमार एक बार फिर नवीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं और जितनी बार वो मुख्यमंत्री बन चुके उतनी बार उतनी पढ़ाई तो उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री ने उतने दर्जे की पढ़ाई तक नहीं की होगी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार पलटू राम है और एक बार फिर साबित भी हुआ कि वो पलटू राम है। कब किसके साथ जाएंगे, किस पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे, किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, ये तय नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ नीतीश कुमार पलटू राम है? बिहार के इस पूरे मामले को समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर आपको नजर डालनी होगी। आखिर ऐसी क्या वजह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए भी और आरजेडी के लिए भी मजबूरी बन गए हैं? अगर आप पिछले 10 सालों का इतिहास देखें, हालांकि 18 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके, लेकिन अगर आप पिछले 10 सालों का इतिहास देखें तो धीरे धीरे इनकी स्थिति खराब होती गई है। बल्कि आप 15 सालों का भी इतिहास अगर देखें, 2010 में जिस नीतीश कुमार को बिहार में 115 सीटें मिलती हैं, 2015 में वो 70-71 पर सिमट जाते हैं, 2022 में वो 43 सीटों पर सिमट जाते हैं। वोट परसेंटेज भी उनके धीरे धीरे कम हो रहे हैं और हालात ये है कि आरजेडी को भी नीतीश कुमार चाहिए और बीजेपी को भी नीतीश कुमार चाहिए। कुछ महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के बहुत बड़े नेता अमित शाह जब बिहार जाते हैं तो कहते हैं कि दरवाजे बंद हैं नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हम तो मर जाएंगे लेकिन हम अब उनके साथ नहीं जाएंगे। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात। ये सब बातें हैं और इन सब बातों के बीच नीतीश कुमार एक बार फिर उसी पाले में चले जाते हैं और बीजेपी उनका सहृदय स्वागत करती है, उनको सत्ता पे बिठाती है, उनको मुख्यमंत्री बनाती है। अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। वो घूम घूम के जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, एक वो पगड़ी बांधते हैं। बिहार में हालांकि पगड़ी का कोई प्रचलन नहीं है, लेकिन वो एक अलग छवि बनाते हैं, पगड़ी बांध के चलते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे और उन्हीं नीतीश कुमार के साथ अभी वो उप मुख्यमंत्री पद पे बैठ के शासन करेंगे। इसमें पलटू राम कौन और ठगा हुआ कौन, लाभ किसका, नुकसान किसका? अब आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि आप फुटबॉल के मैदान में पहुंचे और 2 टीमों के बीच फुटबॉल होना है, आप बतौर दर्शक फुटबॉल का मैच देखने पहुंचे हैं और अचानक से दोनों टीमें ये कहती हैं कि आपको कहती है कि तुम आओ हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। आपके लिए तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाएगी। आप तो मैच देखने पहुंचे हैं और दोनों टीमें एक साथ मिल गई, बोले कि हम तो एक साथ खेलेंगे, तुम लोग आ जाओ तुम्हारे साथ खेलेंगे। यही बिहार की राजनीति में हो रहा है। पब्लिक को कहते हैं कि तुम आओ मेरे साथ, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। हम तो भाई एक ही जगह हैं, हम किसी भी पार्टी के हों, हम किसी भी दल के हों, सरकार में तो हम ही रहेंगे। यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग उनको समर्थन देते रहेंगे। ऐसी क्या मजबूरी है भाई? वैसे भी नीतीश कुमार अनोखे नेता हैं। एक बार सरकार चुन के आती है उनकी और अपने ही सरकार को गिराने के लिए इस्तीफा देते हैं और फिर उसी सरकार में दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। यानी अपनी ही सरकार को गिराते हैं और फिर उस सरकार में मुख्यमंत्री बनते हैं। ऐसा समीकरण और ऐसी कहानी आपने दुनिया के किसी राजनीतिक इतिहास में नहीं सुनी होगी। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया में कोई भी ऐसी कहानी नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसा राजनीतिक किस्सा नहीं है जिसमें कोई एक प्रीमियर किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी राज्य का, स्टेट का, देश का, कहीं भी अपनी ही गवर्नमेंट को गिरा करके और फिर अपनी ही सरकार बनाता हो किसी दूसरे के सहारे। और ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि जो बिहार की जनता है वो जातिवाद, शराब और पैसे पर वोट देने के लिए आज भी आतुर है।
उसको बिहार के विकास से मतलब नहीं है। अब आप 2-3 चीजों को ध्यान से समझिए। नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री पिछले 17-18 साल से सत्ता में रह रहे हैं और बीजेपी जब सत्ता से बाहर जाती है, जब नीतीश कुमार के साथ उनका ये 2 बार वो अलग हो चुके हैं, तीसरी बार साथ आए हैं, तो जब जब वो बाहर जाते हैं तब तब वो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथ आरजेडी गठबंधन में आती है, उसको कटघरे में खड़ा करते हैं और कहते हैं कि जंगल राज है, जंगल राज है जी, ये जंगल राज आ गया और बिहार का विकास नहीं हो रहा है। तो नीतीश कुमार के पूरे शासनकाल में 3-3.5 साल ही तो आरजेडी ने शासन किया। आरजेडी का 1990 से 2005 का 15 साल का शासन है, लेकिन उसके बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना शुरू हुए, हालांकि एक बार वो 2000 में भी शपथ ले चुके थे, जो सरकार तुरंत गिर गई थी, लेकिन मैं 2005 की बात करूं तो 2 लगातार जब आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो उसमें नीतीश कुमार आरजेडी के साथ तो बहुत कम समय तक रहे, उसमें तो बीजेपी ही उनके साथ सत्ता में रही। तो फिर बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? फिर आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया जिससे आज आपको यह नहीं कहना पड़े कि नीतीश कुमार खराब मुख्यमंत्री हैं? और इसकी कौन गारंटी लेगा? अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जहां से गए थे वहीं वापस आ गए, ये तो बार बार वो कहते हैं। जिस तरीके के बयान नीतीश कुमार सदन में देते हैं, उन बयानों को अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे आत्मसात करेंगे भाई? कैसे एंडोर्स करेंगे आप उनके बयानों को? लेकिन होगा क्या, चूंकि बिहार की जनता मूर्ख है, और मैं बार बार इसलिए बिहार की जनता को कोसता हूं और उनको कटघरे में खड़ा करता हूं क्योंकि आपके आंखों से ना जातिवाद का पर्दा हटता नहीं है। आप अपने क्षुद्र लाभ के लिए एक बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पिछले 34-35 सालों में 2-3 पीढ़ियां आपकी खत्म हो चुकी हैं, पलायन इतना ज्यादा हो चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं है, फिर भी आपको नहीं सूझ रहा। फिर भी आप वैसे ही लोगों को सत्ता में बिठा रहे हैं जो लगातार सत्ता में रहते हुए आपका नुकसान कर रहे हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। बिहार को, बिहार की पब्लिक को, बिहार के पब्लिक के सेंटिमेंट्स को इन नेताओं ने खिलवाड़ बना दिया है। और परिस्थिति यह है कि भाई राजनीति तो ठीक है, मैं बीजेपी की अगर बात करूं तो भाई केंद्र में सत्ता है उनकी और राम मंदिर की लहर चल रही है पूरे देश में। इस परिस्थिति में भी बीजेपी को ऐसा क्या लगा और ऐसी मजबूरी उनकी क्या हो गई कि उनको लगा कि नहीं, हमको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना करके और हमको बिहार में सत्ता में आना है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसका मतलब यह है कि इतनी भव्य लहर के बाद भी बिहार में बीजेपी की कुर्सी कुछ हिल रही थी। और उसके पीछे का कारण क्या है कि बिहार में बीजेपी का कोई ऐसा सर्वमान्य नेता नहीं है। सब अपने अपने क्षेत्र के लीडर हैं और नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके चेहरे से हटा दिया जाए तो शायद उनके लिए अपना क्षेत्र में जीतना, चुनाव जीतना भारी पड़ जाए। ऐसी परिस्थिति में क्या हो रहा है कि आपके पास लीडर नहीं है, आपके पास चेहरा नहीं है, तो नीतीश कुमार एक सर्वमान्य चेहरा हो गए। हालांकि अब वो रहेंगे नहीं, लेकिन अभी फिलहाल वो सर्वमान्य चेहरा है, तो आपने उनको आगे कर दिया। आरजेडी ने भी वही किया। आरजेडी की चलिए बात समझ में आती है। आरजेडी ने इसलिए किया कि आरजेडी एक बार बहुमत में उनके साथ आकर के उसको नुकसान हो चुका था, बीजेपी की सरकार बन गई थी, उनकी सरकार गिर गई थी, दोबारा वो सत्ता में आए थे, उनको लगा कि हमको थोड़ी ट्रेनिंग भी करनी होगी, तेजस्वी को ट्रेनिंग भी करनी थी, तो उन्होंने धीरे से नीतीश कुमार को आगे किया और नीतीश कुमार को आगे नहीं करते तो तेजस्वी की सरकार नहीं बनती, इसलिए उन्होंने वो फैसला लिया। लेकिन बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है? और जो परिस्थितियां अभी थीं, लोकसभा चुनाव सर पे है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा था, कुछ सीटों का नुकसान हो जाता। अगर मान लीजिए कि 17 सीटें आपको 2019 में आई थी, इस बार 12 आ जाती, 4-5 सीटों का नुकसान हो जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि 2024 के लोकसभा में अपना टारगेट 400 सीटों का लेकर चल रही है, तो उसमें ये 10% सीटों को, 40 सीटों जो बिहार में हैं, 40 सीटें, उस पर वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। तो उसकी राजनीति तो समझ में आती है कि बीजेपी को एक-एक सीट, भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो राजनीति है उसमें वो एक-एक सीट, विधानसभा, लोकसभा, एक-एक क्षेत्र पर नजर रखते हैं। उन्होंने अपनी सर्वे कराई होगी, रिजल्ट उनके सामने आया होगा, उनको लगा होगा कि भाई बिहार में स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, तो हमको सत्ता में आ जाना चाहिए। ये लोकसभा की बात है। और लोकसभा में चूंकि नरेंद्र मोदी इतना बड़ा चेहरा है कि वहां पर कोई
कंफ्यूजन नहीं है। भाई नरेंद्र मोदी के चेहरे को छोड़ करके बिहार में या दूसरे राज्यों में जहां पर कोई उनके विपक्ष में कोई चेहरा नहीं दिख रहा, अब नरेंद्र मोदी की तुलना अगर तेजस्वी यादव से होगी तो कोई तेजस्वी यादव को तो वोट देगा नहीं, कोई लालू यादव को वोट देगा नहीं, लेकिन लोग दे रहे हैं भाई उनको भी। हालांकि पिछली बार एक भी सीट नहीं आई, लेकिन वोट तो पड़ते ही है ना, परसेंटेज वोट तो मिल ही रहे हैं। वो क्यों मिल रहे हैं? वो ये जानते हुए कि तेजस्वी यादव या लालू यादव या उनकी पार्टी अपाद मस्तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके बाद भी उनकी पार्टी को वोट क्यों मिल रहे हैं? इसलिए कि आप जातिवाद कर रहे हैं। आपको जातिवाद से ऊपर चीजें दिखती नहीं है। हाँ, अब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव ने जो काम किया, जो अभी उन्होंने गांधी मैदान में शिक्षकों की बहाली के पर्चे बांटे और उनको नियुक्ति पत्र दिया, उसका क्रेडिट तो नीतीश कुमार को नहीं लेना चाहिए। वो क्रेडिट तो जाना चाहिए, स्पष्ट तौर पे जाना चाहिए तेजस्वी को। इसलिए जाना चाहिए कि आप जब सत्ता में पहले भी थे तो आपने ये काम नहीं किया। आप पहले कर सकते थे। आप पहले कहते थे कि पैसा कहां से आएगा। और तेजस्वी को भी ये सोचना चाहिए कि जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे या जब भी वो पब्लिक के बीच जाते थे तो कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख नौकरी देंगे। इतना भी बड़बोलापन ठीक नहीं है। ठीक है, आपने नौकरियां दी हैं और आपने परफॉर्मेंस किया है, लेकिन ये तो स्पष्ट है ना कि आरजेडी हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टियों में से एक है। जिस तरीके से मैं स्पष्ट तौर पे आपको बताऊं कि पिछले 50 सालों में बिहार का इतिहास देखिए तो लालू यादव के कद का कोई नेता नहीं हुआ। जो ऑरा है या जो लीडरशिप है लालू यादव के पास, पिछले 50 सालों में किसी नेता के पास नहीं है। जो लोकप्रियता है वो 50 सालों में किसी के पास नहीं है। लेकिन जितना भ्रष्टाचार लालू यादव ने किया वो पिछले 50 सालों में किसी ने नहीं किया। जितना अपराध लालू के राज में हुआ उतना अपराध कभी 50 सालों में बिहार में नहीं हुआ। तो नतीजा ये निकलता है कि अपराध भ्रष्टाचार की वजह से लालू यादव की छवि धीरे धीरे खराब होती गई और एक वोट बैंक आपसे बिछड़ता गया और बीजेपी धीरे धीरे वहां मजबूत होती गई। लेकिन अब बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्होंने नीतीश कुमार को फिर आगे कर दिया? तो पलटू राम कौन? बीजेपी, आरजेडी, क्या ये पलटू राम नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो चलिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपने नफे के लिए काम करती हैं, उनको अपना जनाधार देखना है। आज मैं जैसे पहले कहा कि बीजेपी को एक एक सीट की जरूरत है, तो वो एक एक सीट लोकसभा चुनाव में बिल्कुल टारगेट रख के चल रही है। कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार केंद्र में बीजेपी की बनती है, जिसके आसार दिख रहे हैं, ये बात कह देने पे बहुत लोगों को बात बुरी लग जाएगी, लेकिन ऐसा कोई आसार अभी नहीं दिख रहा कि नरेंद्र मोदी की सत्ता को चुनौती 2024 में भी केंद्र में मिल रही है। सीट ऊपर नीचे जो भी हो सकता है हो जाए, लेकिन चुनौती वहां पे नहीं दिख रही है। तो जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 2024 में केंद्र में सत्ता में आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार बने रहेंगे मुख्यमंत्री, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि वो केंद्र में ले आए उनको, हो सकता है कि उनको कहीं नहीं ले जाए, हो सकता है कि उनके साथ नाता तोड़ लें और उसके बाद चुनाव की घोषणा कर दें, पहले चुनाव हो जाए। हालांकि लोकसभा के साथ अब नहीं होने जा रहा विधानसभा का चुनाव, लेकिन बाद में हो जाए। कुछ भी ऐसी परिस्थिति बन सकती है। इसमें ठगा हुआ कौन रह रहा है? ठगा हुआ बिहार का आदमी है, बिहार का पब्लिक है। भाई उसको तो ठगा ही जा रहा है, और वो ठगा इसलिए हो रहा है, ठगाया इसलिए जा रहा है क्योंकि बिहार की जनता को जातिवाद, शराब, पैसे, इससे ऊपर वोट दिखता ही नहीं है। कोई भी अपराधी हो, अगर आपका जात का है तो आप उसको वोट दे देते हैं। अनपढ़, गंवार, कोई भी व्यक्ति हो, आपकी जात का है, आप उसको वोट दे देते हैं। तो जब तक आप जातिवाद से बाहर नहीं निकलेंगे, धर्म की राजनीति से बाहर नहीं निकलेंगे, भाई आप लोग, जब मैं लगातार बिहार को लेकर के पिछले चुनाव के समय भी मैंने बहुत सारे नेताओं से बात की, हालांकि उस समय कोविड का दौर था, बावजूद इसकी जो परिस्थितियां सामने आती थी, एक विधायक ने और एक मंत्री ने, बिहार सरकार के एक मंत्री ने मुझे स्पष्ट तौर पे कहा और डिबेट में कहा था कि आप पब्लिक से पूछिए कि कोई पब्लिक एक बार भी जा करके किसी स्कूल में ये पूछता है कि हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? क्या वो स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो इसके लिए वोट देता है? तो जब तक आप अपने विकास के लिए आप सतर्क नहीं होंगे, आप सजग नहीं होंगे,
तो इसी तरीके के लोग राजनीति करते रहेंगे और उनका क्या नुकसान है भाई? पलटू राम वो हैं तो उनका क्या नुकसान है भाई? आज की तारीख में घोटाले में कल को मान लीजिए कुछ समय के लिए लालू यादव जेल में थे, जेल से बाहर आए, बीमार हैं, अब मान लीजिए कि चलिए उनकी लंबी उम्र हो, लेकिन जितने दिन चलें वो चलें। उसके बाद तेजस्वी पे भी आरोप हैं, उन पे भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, उसमें भी उनके साथ भी पैसे का घोटाला, जो नौकरी वोकरी वाले मामले के आरोप लग रहे हैं, अब लग रहे हैं। किसी भी तरह से तेजस्वी भी अगर मान लीजिए जेल चले जाते हैं और भी परिवार के सदस्य जेल चले जाते हैं, ताउम्र तो रहेंगे नहीं, कुछ साल रहेंगे फिर बाहर आ जाएंगे। उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, ना उनकी राजनीति बिगड़ रही, ना उनका व्यवसाय बिगड़ रहा, ना उनका परिवेश बिगड़ रहा। ऊपर नीचे उनकी राजनीति चलती रह रही है। बिगड़ आपका रहा है, आपकी जनरेशन खत्म भाई, एक पीढ़ी खत्म ना। अगर पलायन उसी तरीके से चलता रहा और विकास बिहार में नहीं हुआ तो एक पीढ़ी खत्म। तो आपको यह सोचना होगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर नेता है, आपके लिए कौन से बेहतर लोग हैं, आपके लिए कौन सी बेहतर पार्टी है, और इस तरीके से आपको सोच के वोटिंग करनी होगी और फिर देखना होगा। नहीं तो कहने को मीडिया कहती रहे, कहने को आप भी कहते रहे कि नीतीश कुमार पलटू नाम है, लेकिन वोट देने आप फिर चले जाएंगे बीजेपी और नीतीश के गठबंधन को, वोट देने आप फिर चले जाएंगे आरजेडी के गठबंधन को। तो आप तो ये सोच ही नहीं पा रहे। आप सोचिए कि आप वोट जिसको देते हैं, जिसके खिलाफ, वो दोनों मिलकर के आप पे राज करने लगते हैं। भाई ये कई बार हो चुका ना बिहार में कि आपने वोट दिया एक पार्टी को दूसरे पार्टी के खिलाफ और दोनों पार्टी बाद में मिलकर के आप पे शासन कर रही है। तो आप तो मूर्ख बन गए। लेकिन आप मूर्ख क्यों बन रहे हैं? वो इसलिए बन रहे हैं कि आपको शराब, पैसा और जाति से ऊपर राजनीति दिखती ही नहीं। तो इस पर आप गौर करिए। पलटू राम, नीतीश कुमार तो ठीक है, नीतीश कुमार तो अब अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। नीतीश कुमार अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये अगले 15-16 महीने जो अगले बचे हुए हैं उतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके बाद उनका राजनीतिक कैरियर खत्म है, कम से कम चुनावी कैरियर खत्म है, क्योंकि उसके बाद वो दूसरे धारा में चले जाएंगे और वो उस परिस्थिति में नहीं रहेंगे। हालांकि जो मुझे सूचना है, जो जानकारी है, उसमें उनकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, उनकी याददाश्त भी खराब हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं। और नीतीश कुमार चूंकि इस परिस्थिति में है और ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार दरअसल शासन नहीं कर रहे हैं, शासन तेजस्वी ही कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, चेहरा बना दिया कि चलो मुख्यमंत्री बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शासन तो हम करेंगे। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार के तेजस्वी शासन कर रहे थे तो उसी तरीके से उनके मुख्यमंत्री रहते हुए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शासन करेंगे। यही परिस्थितियां बनेंगी और इसी का लाभ बीजेपी लेना चाहेगी। लोकसभा में पहले भी बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं हो रहा था बिहार में, अब भी बहुत नुकसान नहीं होगा। अब तो अगर मैं कहूं पिछली बार 39 सीटें थी इनके गठबंधन को, इस बार 40 भी आ जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा में अगर आप सतर्क नहीं होंगे तो ये किसके साथ आएंगे? अगर आप जिताइए ना भाई, अगर आपको लगता है कि आपको बीजेपी अच्छी लगती है, आप बीजेपी को पूर्ण बहुमत में ले आइए। आपको जेडीयू अच्छी लगती है, आप जेडीयू को पूर्ण बहुमत में ले आइए। आपको आरजेडी अच्छी लगती है, आप आरजेडी को पूर्ण बहुमत में ले आइए। लेकिन जिसको भी लाना है उसको पूर्ण बहुमत में लाइए, नहीं तो इस तरीके से राजनीति चलती रहेगी और जिसके खिलाफ आप वोट देंगे वही आप पर राज करता रहेगा। तो मेरा तो यह मानना है कि जनता दल यूनाइटेड को, उनकी जो पार्टी है, उनके नेताओं को तो इस लोकसभा चुनाव में भी हराइए, उनके नेताओं को तो इस लोकसभा चुनाव में भी हराइए और तब परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपको लगेगा कि नहीं, ये एक बेहतर फैसला बिहार के लिए हो रहा है। मैं यहां इंग्लैंड में बैठ करके बिहार के लिए दुखी हो रहा हूं, लेकिन आप बिहार में रह के आपको बिहार की चिंता नहीं हो रही है। और जब तक आप अपना परिवेश नहीं बदलेंगे, अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे, आप बिहार को और रसातल में ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द ही मिलेंगे और फिर बिहार पर बात करेंगे। बिहार में बहुत सारी हलचल है तो फिर बिहार पर बात करेंगे। नमस्कार।